नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का मेरा जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का बेटा लास्ट लेक्चर है और आज मेरा ये टॉपिक जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी बच्चे जिन्होंने शुरुआत से लेक्चर ना लिया हो वो जाकर के अपना प्ले लिस्ट में जाकर के शुरुआत से लेक्चर ले सकते हैं, और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना करा हो चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि जो नया नोटिफिकेशन आए वो डेली का डेली आपको मिलता रहे। ठीक, हम लोग बात कर रहे थे अपने हेलो एरीन्स की जो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटा उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब ये बताया था कि मेरे पास जो हेलो एरीन्स होते हैं उसका बेटा जो हेलोजन होता है वो बेटा इनर्ट होता है। इसका मतलब वो जल्दी किसी भी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा डिस्प्लेस नहीं होता है। कारण मैंने बताया था क्योंकि उसका जो हेलोजन का लोन पेयर जो होता है वो बेंजीन रिंग के साथ बेटा रेजोनेंस में होता है। जब वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा तो हेलोजन और कार्बन के बीच क्योंकि डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा और इस डबल बॉन्ड को तोड़ने में ब्रेक करने में एनर्जी लग जाएगी। इस वजह से मेरे पास जो भी हेलो एरीन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए इनर्ट होते हैं। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि अगर हमें हेलो एरीन्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेट को बढ़ाना है तो हमें बेंजीन रिंग पर किस प्रकार के सब्स्टिट्यूशन देने पड़ेंगे। तो एक बात आप सुन लीजिए, ये मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, ये मेरे पास क्लोरोबेंजीन है। और ये बात ध्यान रखना है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो बेटा इस वाले सेंटर पे आके अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल इस वाले सेंटर पे आके अटैक करेगा और क्लोरीन को यहां से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, अब सीधी सी बात है, न्यूक्लियोफाइल इस सेंटर पे आके अटैक कब फास्ट करेगा। अगर आपने इस चीज को सोच लिया कि न्यूक्लियोफाइल इस सेंटर पे अटैक कब फास्ट करेगा, कब, जब इस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। जब इस समय इस सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल इस सेंटर पे आके तेजी से अटैक करेगा। तो भाई अगर मेरे को यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना है, जिस सेंटर पे मेरा हेलोजन लगा है, अगर बेटा इस सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना है तो आपको बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने पड़ेंगे और वो जो ग्रुप आपको लगाने हैं वो आर्थो और पैरा पे लगाने पड़ेंगे। कहाँ लगाने पड़ेंगे बेटा? आर्थो और पैरा पे, क्योंकि जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो बेटा मोस्टली आर्थो और पैरा पे आता है, क्योंकि इंडक्टिव सब जगह पे आता है। मगर अगर डबल इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मान लो मैंने नाइट्रो को यहां लगा दिया, मैंने नाइट्रो को आर्थो पे लगा दिया, तो भाई नाइट्रो पे जो लगा है ना, ये जो नाइट्रो आर्थो पे लगा है ना, ये बेटा -m से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा और -I से भी खींचेगा। तो इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत बढ़ेगा, तो यहाँ का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जाएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको हेलो एरीन्स को ARSN यानी एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक प्रति अगर तेज फास्ट रिएक्शन कराना है तो आपको नाइट्रो ग्रुप लगा देने चाहिए। और कहां कहां लगा देने चाहिए? मेरे पास आर्थो और पैरा पर। अगर मेरे पास आर्थो और पैरा पे नाइट्रो ग्रुप या कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया तो वो -m और -I के द्वारा इस वाले सेंटर पे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देगा। जिस सेंटर पे क्लोरीन लगा है, अगर बेटा उस सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने का रेट भी बढ़ जाएगा। मैं कुछ रिएक्शन लिख रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पर क्लोरोबेंजीन और मैंने यहाँ पर कोई भी नाइट्रो ग्रुप नहीं लगाया। ठीक है, मैं यहाँ पर कोई भी नाइट्रो नहीं लगा रहा हूं और इसको NaOH के साथ हीट कर रहा हूं। तो बेटा 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर जब दोगे ना, तब जाके यहाँ पर मेरे पास सोडियम फिनॉक्साइड पहले बना था, सोडियम फिनॉक्साइड पहले बना था और उसके बाद जब इसको मैं एसिडिफाइड करूंगा बेटा तब जाके मेरे पास फिनॉल बना था। आप देख सकते हैं यहाँ का जो टेम्परेचर है बेटा वो बहुत ज्यादा है, 623 केल्विन, काफी अधिक टेम्परेचर है, क्योंकि आपने इस क्लोरोबेंजीन पर ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं लगा रखा है जो इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। अब अगर मैं इस क्लोरोबेंजीन के आर्थो पोजीशन पर बेटा एक नाइट्रो लगा देता हूं, क्या लगा देता हूं? एक नाइट्रो, तो जो टेम्परेचर 623 केल्विन है वो लगभग 427 केल्विन के आसपास हो जाता है। थोड़ा प्रेशर भी कम हो जाएगा। देखिए कितना इफेक्ट पड़ गया एक नाइट्रो के आ जाने से। यहाँ पर NaOH वैसे ही लिखा होगा, बाकी सब कुछ वैसे ही होगा। फाइनली एसिडिफाइड करने के बाद इस जगह पे बेटा क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा और आर्थो नाइट्रोफिनॉल बनेगा। मतलब देखिए एक नाइट्रो को अगर मैंने आर्थो पे लगा दिया तो उससे टेम्परेचर 627 केल्विन हो गया। इसी तरह अगर मैं अपने क्लोरोबेंजीन में
अगर मैं अपने क्लोरोबेंजीन में दो जगह पे मतलब आर्थो पर और बेटा पैरा पे लगा देता हूं तो ये बेटा टेम्परेचर को और डाउन कर देगा। लगभग 300 केल्विन पे ये रिएक्शन हो जाएगी। लगभग कितने पे हो जाएगी? 300 केल्विन। और जैसे जैसे आप NO2 बढ़ाएंगे, अब एक लास्ट और मेरे पास आर्थो बचा है, अगर इस आर्थो पर भी मैंने अगर नाइट्रो लगा दिया तो टेम्परेचर और डाउन हो जाएगा। तो आपके पेपर में बच्चा एक क्वेश्चन पूछेगा कि बेटा इन चारों का एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रेट बता दो। मतलब 4 कंपाउंड लिख देगा और बेटा पूछेगा इन चारों के लिए एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट बता दीजिए। कौन कौन से बेटा दे देगा कंपाउंड? पहला कंपाउंड दे देगा आपको क्लोरोबेंजीन। क्या देगा बेटा? क्लोरोबेंजीन देगा। ठीक, दूसरा क्या करेगा बेटा? आपके आर्थो पोजीशन पे, दूसरे में क्या करेगा बेटा? आर्थो पोजीशन पे नाइट्रो लगा देगा। ठीक है, तीसरे में क्या करेगा बेटा? दो जगह पे आपका नाइट्रो लगा देगा। ये सभी किताबों में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में आए हैं। ठीक है, यहाँ पर। और उसके बाद लास्ट वाले में बेटा क्या बना देगा? तीनों जगह पर मतलब तीनों पोजीशंस पे यहाँ पर भी आपका NO2 लगा देगा, यहाँ पर भी आपका NO2 और इस जगह पर भी आपका NO2। तो सीधी सी बात है, ये मॉलिक्यूल मेरे पास A है, ये B है, ये C है और D। अगर मुझसे कहा जाए कि एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए सबसे फास्ट रेट किसका होगा, तो भैया लास्ट वाले में 3 NO2 मिलकर के अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेंगे। इस वजह से जो लास्ट वाले में जो रेट होगा सबसे फास्ट होगा। और जो मेरा पहला वाला है और जो मेरा पहला वाला है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है, उसका रेट बेटा सबसे स्लो होगा। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड हो और चाहे आईएससी बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, बेटा सब में वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि अगर आपको क्लोरोबेंजीन यानी हेलोएरिन्स की अगर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के रेट को बढ़ाना है तो बेटा आपको उसमें इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगाने पड़ेंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, रिएक्शंस ऑफ क्लोरोबेंजीन ड्यू टू बेंजीन न्यूक्लियस, मतलब कुल मिला के क्लोरोबेंजीन की मेरे को वो रिएक्शनें बतानी है जो बेंजीन रिंग के कारण से होती हैं। बेटा क्लोरोबेंजीन की मेरे को वो रिएक्शनें बतानी है जो बेटा बेंजीन रिंग के कारण से होती हैं। तो बेटा बेंजीन रिंग जो होता है आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होता है। कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होता है। इस वजह से बेटा बेंजीन पर हमेशा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। किसका अटैक होगा बेटा? बेंजीन पर हमेशा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। ठीक है, अब ये देखना होगा कि चूंकि एक ग्रुप ऑलरेडी यहाँ लग चुका है तो यहाँ आर्थो मेटा पैरा आ गया होगा। तो जो नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है उसकी बेटा एंट्री कहां पर होगी? मतलब जो नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है उसकी एंट्री आर्थो पैरा पे होगी या मेटा पे? उसके लिए आपको देखने पड़ेंगे बच्चा क्लोरोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये क्लोरोबेंजीन है, Cl के पास बेटा यहाँ लोन पेयर होते हैं। हम लोगों ने बेटा एक इफेक्ट पढ़ा है जिसका नाम है प्लस एम इफेक्ट। क्या नाम है बेटा? प्लस एम इफेक्ट। ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन से बच्चा यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिखे इलेक्ट्रॉन देगा तो बेटा ये टूट करके ये बेटा आर्थो पोजीशन पे आ जाएगा। कहां आ जाएगा बेटा? आर्थो पे। मतलब इनके इलेक्ट्रॉन से यहाँ डबल बनेगा। बेंजीन में डबल के बाद डबल नहीं होता, तो ये टूट करके बेटा कहां पर आ जाएगा? आर्थो पोजीशन पर आ जाएगा। तो ये डबल ऐसे रहेगा, ये डबल ऐसे रहेगा, डबल बॉन्ड Cl। यहाँ बच्चा दो लोन पेयर, एक चार्ज आपका पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर एक लोन पेयर आ जाएगा, चार्ज बेटा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा क्या होगा? इसके इलेक्ट्रॉन तो यहाँ डबल बनेगा। ये जो मेसोमेरिक इफेक्ट है ये मेरे प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाके आप लेक्चर्स देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये इनके इलेक्ट्रॉन से यहाँ डबल बनेगा तो ये टूट करके बेटा यहाँ पर आ जाएगा, पैरा पे आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा बेटा? पैरा पे। मतलब कुल मिला के यहाँ डबल हो जाएगा, ये डबल बेटा ऐसे रहेगा, Cl पे प्लस भी ऐसे रहेगा, इन दो इलेक्ट्रॉनों से यहाँ डबल हो जाएगा और टूट करके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, और फाइनली आखिरी बेटा जो रेजोनेंस होगा उसमें इसके इलेक्ट्रॉन से यहाँ डबल बनेगा तो ये टूट के यहाँ, इसका लास्ट फॉर्म बेटा क्या बन जाएगा? लास्ट फॉर्म में आपके फिर से आर्थो पोजीशन पे आपका निगेटिव चार्ज आ जाएगा और देखिए इस तरह से आपका लास्ट फॉर्म बनेगा। तो अब जरा इन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ठीक से देख लीजिए, कहां कहां पर निगेटिव चार्ज विद्यमान है। बेटा
जिस जिस जगह पे निगेटिव चार्ज है बेटा, जिस जिस जगह पे निगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक भी वहीं पर होगा। तो आपको देखने में लग रहा है कि निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ बेटा, एक आर्थो पे है, फिर पैरा पे है और फिर आर्थो पे। इससे क्लियर हो रहा है कि क्लोरोबेंजीन पर जो भी हमारे पास एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होनी है, क्लोरोबेंजीन पर हमारे पास जो भी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होनी है वो बेटा कहां पर होंगी, आर्थो और पैरा पर होंगी। जैसे मैं 3-4 रिएक्शन एक डायग्राम में ही करा देता हूं। पहले मैं करा रहा हूं हेलोजनेशन, ठीक है, पहले मैं करा रहा हूं हेलोजनेशन। बेटा हेलोजनेशन के लिए क्या करना होता है, मैं इसको क्लोरीन दूंगा, इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 कैटलिस्ट हीट कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं इसको क्लोरीन दे रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 कैटलिस्ट, तो बेटा इस घटना का नाम है हेलोजनेशन या बोल सकते हैं क्लोरिनेशन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो बच्चा Cl+ अटैक करेगा और उसका अटैक मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, वो आर्थो और पैरा पोजीशन पर होगा। मतलब कहां कहां अटैक होगा बेटा, आर्थो और पैरा। मतलब कुल मिला के रिंग ऐसे रहेगी, ये पहले वाला Cl और दूसरा Cl एक यहाँ लगेगा आर्थो पे, प्लस बेटा यहाँ पे जो अगला Cl लगेगा वो कहाँ लगेगा, पैरा में। मतलब ये जो दो कंपाउंड बनेंगे इसका नाम बेटा है आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और इसका नाम बेटा क्या है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इसी तरह से अगला एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है, मैं इसका कराता हूं नाइट्रेशन। बेटा नाइट्रेशन कराने के लिए हम रिएजेंट लेते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। ये जो दो सब्सटेंस होते हैं ये किसी भी सब्सटेंस का नाइट्रेशन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो नाइट्रेशन में बेटा कौन सा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, NO2+ अटैक करता है। कौन अटैक करता है बेटा, NO2+। तो वो जो NO2 है वो भी आपका जाके कहां चिपक जाएगा बेटा, आर्थो और पैरा पे। मतलब वो जो NO2 है Cl ऐसे रहेगा, यहां पर भी NO2 आ जाएगा, प्लस आपका इसी तरह से ये ऐसे रहेगा और यहां पर भी आपका NO2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास एक लास्ट रिएक्शन है बेटा, इसका नाम बोल सकते हैं आर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन और ये बोल सकते हैं पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अब मेरे पास अगला है, अगर मैं सल्फोनेशन करा दूं, क्या करा दूं बेटा, सल्फोनेशन। तो बेटा सल्फोनेशन के लिए हम केवल यूज करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या इस्तेमाल करते हैं, केवल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड देते हैं और सल्फोनिक ग्रुप मतलब SO3H जाके कहां लग जाएगा वो आपको अच्छी तरह पता है, आपके क्लोरोबेंजीन पर एक SO3H बेटा आर्थो पे लग जाएगा और इसी तरह से बेटा क्लोरोबेंजीन पर एक आपका पैरा पे लग जाएगा। तो ये मेरे पास वो रिएक्शनें थी जो बेटा ड्यू टू बेंजीन न्यूक्लियस हो रही थी। क्या हो रही थी बेटा, ड्यू टू बेंजीन न्यूक्लियस। तो ये रिएक्शनें भी आपकी पूछी गई है, ठीक है ना। अब एक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग रिडक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन, ठीक है। एक हम लोग पढ़ लेते हैं रिडक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन। अगर मैं क्लोरोबेंजीन का रिडक्शन कराता हूं, ठीक है, रिडक्शन का मतलब बेटा क्या होता है, जब किसी भी सब्सटेंस को आप हाइड्रोजन देते हैं, जब किसी भी सब्सटेंस को आप हाइड्रोजन देते हैं तो बेटा उसे मैं किस नाम से जानता हूं बेटा, रिडक्शन के नाम से जानता हूं, ठीक है। तो अगर मैं क्लोरोबेंजीन ले लेता हूं, इसको सोडियम अमलगम देता हूं और उसके साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस साथ हीट करता हूं, ठीक है। मतलब क्लोरोबेंजीन को मैं देता हूं सोडियम अमलगम और हाइड्रोजन साथ हीट करूंगा तो यहाँ पर बच्चा H लग जाएगा। H लगने के बाद बेटा वो हो जाएगा बेंजीन हो जाएगा और आपको निकालना है तो साथ में आप क्या निकाल दीजिए, HCl। अब देखिए कितना बढ़िया कन्वर्जन हो गया, क्लोरोबेंजीन से आपने क्या बना लिया, बेंजीन। भैया अगर किसी भी रिएक्शन में भाई साहब आपका बेंजीन बन के आ गया है तो आप कन्वर्जन के लिए राजा बाबू हो गए हैं, क्योंकि अब इससे ढेर सारे कन्वर्जन पॉसिबल हैं, इससे ढेर सारे कन्वर्जन पॉसिबल है। बेंजीन बन गया, आप इससे बना सकते हैं नाइट्रोबेंजीन, उसके लिए आप करेंगे इसका नाइट्रेशन और नाइट्रेशन के बाद आपका बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। आप इसका करा सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। उसके लिए आपको देना पड़ता है बच्चा CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Cl3, तो बेटा टोलुइन बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चा, टोलुइन, ठीक है। आप इसका करा सकते हैं सल्फोनेशन, वो मैं बता चुका हूं, कंसंट्रेट H2SO4 से होता है। तो ये बन गया बेटा इसका बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये बेटा ऊपर आ जाएगा SO3। तो देखो ये सारे कन्वर्जन जो है वो क्लोरोबेंजीन से पूछ सकता है कि भाई क्लोरोबेंजीन से कैसे बनाओगे नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से कैसे बनाओगे टोलुइन
और क्लोरोबेंजीन से कैसे बनाओगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो पहले आप क्लोरोबेंजीन का इस मीडियम द्वारा रिडक्शन करा देंगे, जिससे आपका बेंजीन बेटा तैयार हो जाएगा। और अगर बेटा बेंजीन तैयार हो गया तो फिर बड़े आराम से आप बाकी सब कुछ यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है। अब मेरे पास एक लास्ट रिएक्शन बची है, जिसको मैं नाम देता हूं फॉर्मेशन ऑफ डीडीटी। बेटा डीडीटी आपके पेपर में खूब पूछा जाता है कि भाई डीडीटी क्या होता है और कैसे क्या है। तो डीडीटी बेटा एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड है, जो खेत वगैरह में बड़े बड़े टिड्डे होते हैं, मॉस्किटोस होते हैं, उनके लिए बेटा ये इंसेक्टिसाइड का काम करता है। तो हेडिंग डाल दीजिए आप डीडीटी। पूरा नाम बेटा इसका क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। क्या नाम बोला बेटा, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है। कैसे बनता है, मेरे पास एक मॉलिक्यूल क्लोरल का होता है, क्लोरल, और दो मॉलिक्यूल यहां मैं क्लोरोबेंजीन के लेता हूं। क्लोरल का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, क्लोरल जो होता है बेटा उसका फॉर्मूला होता है CCl3CHO। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप एसिटाल्डिहाइड जानते हैं तो एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है बेटा CH3CHO। क्या फॉर्मूला होता है बेटा एसिटाल्डिहाइड का, CH3CHO, ठीक है। उसमें तीनों छटा करके अगर आप तीनों Cl को लगा देंगे बेटा उस मॉलिक्यूल को क्लोरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरल। तो मैं एक मॉलिक्यूल क्लोरल का लेता हूं, C पे 3 Cl ऐसे लिख लेता हूं, और CHO को मैं लिखता हूं C डबल बॉन्ड OH। ये मेरे पास क्लोरल का मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन कराता हूं मैं 2 मोल क्लोरोबेंजीन। तो पहला क्लोरोबेंजीन ऐसे लिखा मैंने, यहाँ Cl, यहाँ पर इस जगह पे H कर लिया पैरा पोजीशन वाला। अगला क्लोरोबेंजीन में मैंने ऐसे लिखा, यहाँ Cl यहाँ H कर लिया, और बेटा इसको हीट करता हूं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है बेटा, वाटर निकालने के काम भी आता है, ठीक है। तो यहां से बेटा क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, H2O। अब देखिए इस कार्बन के 2 बॉन्ड कम हुए, इस कार्बन का 1 कम हुआ, इस कार्बन का 1 कम हुआ, तो ये कार्बन एक इधर बॉन्ड बनाएगा, एक इधर, दोनों की वैलेंसी पूरी हो जाएगी। तो ये बन जाएगा C पे 3 Cl हो जाएंगे, और यहाँ पर C पे H ऐसे लगा रहेगा, 2 बॉन्ड आप बना लीजिएगा। और देखिए एक बेंजीन पर 1 Cl बेटा ये रह गया, एक बेंजीन में बेटा 1 Cl ये रह गया। ये जो मॉलिक्यूल बनता है बेटा, इसी को हम लोग डीडीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीडीटी। अगर आपको नाम लिखने के लिए आ जाए तो आप बोल सकते हैं डाइक्लोरो। बेंजीन जब कभी बेटा बीच में लगी होती है ना, तो उसको फेनिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फेनिल। तो मेरे पास हो गया डाइक्लोरो डाइफेनिल और ट्राइक्लोरो, और चेन देखिए यहाँ पर 2 की बना सकते हैं, तो 2 कार्बन का मतलब एथेन हो गया। क्या हो गया, एथेन। पूरा नाम क्या बोल रहा हूं, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। तो ये मेरे पास हेलोअरीन्स के बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट वाले टॉपिक थे, जो मैंने आपको क्लियर कर दिए। तो इसी के साथ मेरा ये चैप्टर कई सारे लेक्चर्स के साथ कंप्लीट हो गया है। जिन लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट नहीं करा हुआ है, वो अपना लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 8 तक या 9 तक जितने भी मैंने ध्यान नहीं है, वो लगातार देख ले और अपने चैप्टर को कंप्लीट कर ले। थैंक यू।